गुड मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। 26 जनवरी 1950 को भारत ने इतिहास रचा था। तब से लेकर आज तक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। हमारी पहली खबर है, आज सड़क पर तो 1 फरवरी को संसद कूच करेंगे किसान। गणतंत्र दिवस पर अपनी प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड से पहले प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने सोमवार को घोषणा की कि वे 1 फरवरी को केंद्रीय वार्षिक बजट के दिन विभिन्न स्थानों से संसद की तरफ कूच करेंगे। किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मंगलवार को ट्रैक्टर परेड के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है। वहीं आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं आपको बता दें कि ट्रैक्टर परेड सुबह 11:30 बजे शुरू होने की आशंका है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक निलंबित रखने का सरकार का प्रस्ताव एक सर्वश्रेष्ठ पेशकश है और उन्हें उम्मीद है कि प्रदर्शनकारी किसान संगठन इस पर सहमति जताएंगे। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई समिति का 27 जनवरी को किसानों और किसान संगठनों से दूसरे दौर की चर्चा किए जाने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कहना है कि कृषि सुधारों से किसानों को होगा फायदा। रामनाथ कोविंद ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सोमवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा, कृषि सुधारों का लंबे समय का इंतजार था, इससे किसानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में कृषि कानूनों को लेकर कुछ आशंकाएं थीं जिन्हें दूर किया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा, सुधार की प्रक्रिया शुरुआती दौर में है और इससे लोगों की चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन सरकार किसानों के कल्याण के प्रति समर्पित है। राष्ट्रपति ने 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। वहीं राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए किसान दिल्ली में पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों से महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मृत्यु मूल्यों और आदर्शों पर अमल करने को कहा। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने कहा, 2020 सीख देने वाला साल रहा है। ऐसे साफ सुंदर पर्यावरण हमें देखने को मिला है। साथ ही साथ इस महामारी ने हम सबको बहुत कुछ सिखाया है। ट्रैक्टर परेड को लेकर संघर्ष समिति की हिदायतें। संयुक्त किसान संघर्ष समिति ने 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर इसमें शामिल होने वाले किसानों के लिए अपील और हिदायतें जारी की हैं और अनुशासन बनाए रखने पर जोर दिया गया है। साथ ही 24 घंटे का दाना पानी ट्रैक्टर पर साथ लेकर निकलने की बात कही गई है। इसके अलावा परेड को ऐतिहासिक बनाने की अपील के साथ यह भी कहा गया है कि आंदोलन पर किसी किस्म का धब्बा न लगने पाए। परेड शांतिपूर्वक और बिना किसी वारदात के पूरी हो, इसमें ही किसानों की जीत है। किसान संगठनों ने जारी अपील में कहा, ध्यान रहे, हम दिल्ली को जीतने नहीं जा रहे हैं, हम देश की जनता का दिल जीतने जा रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा कि यह गणतंत्र दिवस भारतीय किसानों के नाम है। उन्होंने कहा, 72वां गणतंत्र दिवस किसानों के नाम है। राजपथ पर जय जवान तो रिंग रोड पर जय किसान छाया रहेगा। सिक्किम के नाकुला में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध के बीच भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 20 जनवरी को उत्तरी सिक्किम के ऊंचाई वाले नाकुला इलाके में झड़प हुई। भारतीय सेना ने सोमवार को इस घटना को मामूली तनातनी करार दिया। भारतीय सेना ने एक बयान में कहा कि इस तनातनी को निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत स्थानीय कमांडरों ने सुलझा लिया। नाकुला की घटना के बारे में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कोई जानकारी होने से इनकार किया है।
वहीं आपको बता दें कि नाकुला में हुई घटना सोमवार को सार्वजनिक हुई। इसके कुछ घंटे पहले ही दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडरों के बीच पूर्वी लद्दाख में तनाव को दूर करने के लिए हुई 16 घंटे लंबी चली वार्ता संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक नाकुला में हुई झड़प में दोनों पक्षों के सैनिकों को मामूली चोटें आई हैं। वहीं आपको बता दें कि भारत और चीन की सेनाएं तनाव को संयुक्त रूप से कम करने के वास्ते कोर कमांडर स्तर की 10वें दौर की वार्ता के लिए जल्द बैठक करने पर सहमत हुए हैं। भारत और चीन के विदेश व रक्षा मंत्रालयों के संयुक्त बयान में यह कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के एजेंडे पर रविवार को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की 9वीं वार्ता हुई। वार्ता में कई बिंदुओं पर सहमति बनी। वहीं आपको बता दें कि संयुक्त बयान के मुताबिक सैनिकों को हटाने पर दोनों पक्षों ने स्पष्ट और विचारों का गहन आदान प्रदान किया है। नए कृषि कानूनों को खत्म कर देंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि राकांपा अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को कहा कि केंद्र संविधान की अवहेलना कर और बहुमत के बल पर कोई कानून पारित करा तो सकता है, लेकिन जब आम आदमी और किसान उठेंगे तो नए कानून और सत्तारूढ़ दल के खत्म होने तक वे चुप नहीं रहेंगे। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्दी के मौसम में पिछले 2 महीने से केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं के पास आंदोलन कर रहे किसानों की हालत की सुध नहीं ली। दिल्ली के पास आंदोलन कर रहे किसानों के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के इन मौके पर गोवा जाने की भी आलोचना की। जब राज्य के किसान उन्हें कृषि कानूनों के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा चाहते थे, तब राज्यपाल गोवा गए। इस चीज की भी उन्होंने आलोचना की। आपको बता दें, कठुआ में सेना का हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें एक जवान की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सोमवार को सेना का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव आपात स्थिति में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कठुआ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा ने बताया कि पठानकोट से आ रहा हेलीकॉप्टर जिले की लखनपुर बेल्ट में सैन्य क्षेत्र में आपात स्थिति में उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने कहा कि घटना में हेलीकॉप्टर के 2 पायलट घायल हो गए हैं। उन्हें सेना के अस्पताल ले जाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि उनमें से एक पायलट की बाद में मौत हो गई। एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि एक दुखद समाचार मिला है, हमारे एक पायलट की मौत हो गई है। आधी दिल्ली में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गई है। कोरोना टीकाकरण के बीच दिल्ली में सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने के संकेत मिले हैं। हाल ही में दिल्ली सरकार ने दिल्ली में 5वां सीरो सर्वे करवाया है, जो अब तक का सबसे बड़ा सीरो सर्वे है। हालांकि इस सर्वे के नतीजों की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे के शुरुआती रुझान से यह बात साफ हो गई है कि दिल्ली की आधी आबादी में कोरोना विषाणु के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो गया है। दिल्ली के सभी 11 जिलों में करीब 25,000 लोगों के बीच हुए इस 5वें सीरो सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले हैं। एक जिले में तो 60% लोग ऐसे पाए गए जिनमें कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता मिली है। बाकी जिलों में भी यह फीसद 50 से ऊपर पाया गया है। वहीं आपको बता दें कि नतीजे बताते हैं कि कुछ जिलों में भी 50 से 60% ऐसे लोग मिले हैं जो कोरोना विषाणु के संपर्क में आए और ठीक भी हो गए। संकेत ये है कि दिल्ली की आधी से ज्यादा आबादी कोरोना के संपर्क में आकर ठीक भी हो चुकी है। जानकारों की माने तो दिल्ली सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता की ओर बढ़ चली है। सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता का मतलब कोरोना के खिलाफ एक तरह की आंतरिक सुरक्षा से है, क्योंकि व्यक्ति के शरीर में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता बन गई है, क्योंकि वो विषाणु बीमारी के संपर्क में आ चुका है। आपको बता दें कि अगर आबादी के 65 से 70% हिस्से में
कोरोना के खिलाफ इस तरह की सुरक्षा आ जाए तो इसे सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। और सामूहिक प्रतिरोधक क्षमता आने से विषाणु गमन की कड़ी टूट जाती है, उसका फैलाव कम हो जाता है, उसका असर बहुत कम होने लगता है। बता दें कि सीरो सर्वे में व्यक्ति के शरीर से खून के नमूने लिए जाते हैं और देखा जाता है कि खून में कोरोना के खिलाफ प्रतिरोधी क्षमता बनी है या नहीं। दिल्ली में पहला सीरो सर्वे जून जुलाई में कराया गया था, जिसमें 23.4% लोगों में प्रतिरोधी क्षमता पाई गई, जबकि अगस्त में 29.1% लोगों में प्रतिरोधी क्षमता मिली थी। इसके बाद सितंबर में 25.1% और अक्टूबर में 25.5% लोगों में प्रतिरोधी क्षमता मिली थी। आपको बता दें कि 5वें सर्वे में इसमें भारी इजाफा हुआ था। 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आबे सुमित्रा, तरुण गोगोई, रामविलास समेत 119 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने इस साल के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस बार जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मौलाना वहीदुद्दीन खान समेत 7 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, मौलाना कल्बे सादिक, केशुभाई पटेल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और नृपेंद्र मिश्रा समेत 10 हस्तियों को पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। वहीं गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ब्रुक, फादर वेलस, चमनलाल सप्पू समेत 102 शख्सियतों को पद्मश्री दिया जाएगा। इस बार भारत रत्न का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम रोग की निगरानी का औजार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सोमवार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR और राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान और अनुसंधान केंद्र यानी NCDIR के स्थापना दिवस और दशक वर्ष के शुभारंभ समारोह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अध्यक्षता की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने गैर संचारी रोगों से संबंधित गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों और स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियों पर व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट और कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, दौरों के लिए टेलीमेडिसिन के उपयोग के ढांचे को जारी किया। राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण जारी करने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह कैंसर को भी ट्रैक करता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम देश के लिए बहुमूल्य कैंसर निगरानी औजार है। कैंसर पर काबू पाने की कार्रवाई से विश्वसनीय आंकड़ों की निगरानी करने में सुविधा मिलती है। वहीं आपको बता दें कि विशेष शिक्षकों की बहाली का अनुरोध नहीं भेजने पर नगर निगम को लगाई गई फटकार। अदालत ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की ओर से संचालित स्कूलों में विशेष शिक्षकों के 1100 से अधिक रिक्त पदों पर भर्ती का अनुरोध दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को नहीं भेजने पर नगर निगम को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा कि अधिकारियों को ऐसे लोगों के प्रति काम करने को लेकर इच्छा शक्ति प्रदर्शित करनी चाहिए जिन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है, लेकिन उनका आचरण ऐसे व्यक्तियों के प्रति लापरवाही दर्शाता है। अदालत ने कहा कि 18 दिसंबर 2020 को निगम को प्रक्रिया तेज करने तथा रिक्त पदों पर भर्ती का तत्काल अनुरोध भेजने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 4 हफ्ते से भी अधिक वक्त बीत जाने के बावजूद निगम ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि प्रक्रिया शुरू की जा सके। अदालत में अगली सुनवाई 10 फरवरी को है। आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली को देखते हुए आम लोगों से आम रूट पर न जाने की अनुमति की गई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के कारण दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवानों को सोमवार सुबह से ही सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि सोमवार शाम के बाद से ही कई मार्गों पर यातायात को बंद कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस के आला अधिकारियों के साथ दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव सोमवार को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए मुकरबा चौक पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर रैली का जो रूट तय किया गया है उससे किसान सहमत हैं। दिल्ली पुलिस को उम्मीद है कि किसान उसी रूट पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। उन्हें इसका पुलिस को भरोसा भी दिया गया है। साथ ही शांतिपूर्ण रैली निकालने का भी भरोसा किसानों ने दिया है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे तय रूटों पर ना जाएं। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस की संयुक्त आयुक्त मीनू चौधरी ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कई ऐसे मार्ग चिन्हित किए गए हैं जहां से आम लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। उन्होंने दिल्ली वासियों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों से आने वाले सामान्य लोगों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले एक बार यातायात पुलिस ने जो जानकारी साझा किया है उसे देख जरूर ले। मीनू चौधरी ने कहा कि ट्रैक्टर रैली का आयोजन सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के इलाकों के मार्ग में बदलाव किया गया है। इस दौरान NH9 पर आम लोगों के लिए आवाजाही पूरी तरह से बंद रहेगी। मालवाहक वाहनों को दूसरे मार्ग पर भेजा जाएगा। वहीं आपको बता दें, नोएडा को 706 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को नोएडा सेक्टर 33A स्थित नोएडा हाट में आयोजित होने वाले यूपी दिवस कार्यक्रम का लखनऊ से वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने प्राधिकरण की कुल 706 करोड़ रुपए की 66 परियोजनाओं का तोहफा दिया। इसमें प्राधिकरण की 295.66 करोड़ की 40 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया और 410.69 करोड़ रुपए की 26 परियोजनाओं का लोकार्पण आभासी तौर पर हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 40 वर्षों से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की मांग पूरी होने से आम जनता के मन में विश्वास पैदा हुआ है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे तीनों प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहे कार्य की वजह से गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में उभर रहा है। जेवर एयरपोर्ट के बाद इस क्षेत्र में विदेशी कंपनियां निवेश कर रही हैं। वहीं कोरोना काल के दौरान पुलिस की भूमिका की सराहना करते हुए योगी ने कहा कि कोरोना काल खंड में प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर देश का जो रास्ता दिखाया उसे एक नया रास्ता बना रहा है। यूपी दिवस में ODOP के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें परंपरागत उद्यमियों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया है। यह सौभाग्य है कि यूपी के हर जिले का कोई न कोई उत्पाद प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि यह जनपद काफी आगे बढ़ा है, इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, विधायक पंकज सिंह, तेजपाल नागर, ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, दर्जा प्राप्त मंत्री नवाब सिंह नागर, प्रदेश महिला आयोग के अध्यक्ष विमला वाथम, दर्जा प्राप्त मंत्री कैप्टन विकास गुप्ता, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुणवीर सिंह, पुलिस आयुक्त आलोक सिंह, जिलाधिकारी सुहास अलवाई, ACEO नेहा शर्मा, मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह और अन्य लोग भी शामिल रहे। आपको बता दें कि ट्रैक्टर रोके जाने पर किसानों का विरोध। चिल्ला सीमा और दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे किसानों के लिए लगभग 12 से 15 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। वहीं धरना स्थल पर आ रहे किसानों के ट्रैक्टरों को रोके जाने पर किसानों ने विरोध किया। भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बेगराज गुर्जर के नेतृत्व में दिन भर ट्रैक्टर रैली की तैयारी में बैठक चलती रही। इस दौरान बेगराज गुर्जर ने कहा कि प्रदेश से कार्यकर्ताओं व ट्रैक्टरों को पुलिस द्वारा रोकने की शिकायत लगातार मिलती रही। बाकी भानु के हजारों ट्रैक्टर व कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोक लिया गया। उन्होंने बताया कि सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है। मथुरा से राष्ट्रीय प्रवक्ता हरीश टेनुआ के ट्रैक्टर को रोका गया। लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह ने कहा कि झंडारोहण के बाद रैली निकाली जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ हाथ धोने संबंधी जागरूकता अभियान में देश के बच्चों के योगदान की सराहना की और कहा कि कोई कार्यक्रम तभी सफल होता है जब बच्चे उसका हिस्सा बन जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करते हुए उन्होंने पुरस्कार जीतने वाले बच्चों की तारीफ की और कहा कि उन्हें मेहनत जारी रखनी है और हमेशा विनम्र बने रहना है। उन्होंने बच्चों से देश के लिए काम करने को कहा और उनसे आग्रह किया कि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर वो क्या कर सकते हैं, इस बारे में सोचे। उन्होंने कहा, कोरोना ने निश्चित तौर पर सभी को प्रभावित किया है, लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि देश के बच्चे, देश की भावी पीढ़ी ने इस महामारी से मुकाबला करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। साबुन से 20 सेकंड तक हाथ धोना हो, ये बात बच्चों ने सबसे पहले पकड़ी। प्रधानमंत्री ने बच्चों को जीवनियां पढ़ने की सलाह दी और साथ ही कहा कि शिक्षा को लेकर आगे बढ़े, इससे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। व्यवस्थित खेती के लिए एक बहुउद्देशीय बीज बुआई मशीन बनाने वाले एक बच्चे से बातचीत में मोदी ने कहा कि आधुनिक कृषि आज देश की जरूरत है। संवाद के दौरान उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत साफ सफाई को लेकर जागरूकता फैलाने में भी बच्चों के योगदान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस बार के पुरस्कार खास हैं क्योंकि बच्चों में कोरोना काल में बेहतरीन काम किया है। इस के साथ ही आज के शो में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।